इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूँ रजिया का इतिहास। अगर आपको रजिया का प्रारंभिक इतिहास पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल के बारे में। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए रुकनुद्दीन फिरोज शाह वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने उसमें रजिया के प्रारंभिक इतिहास को बहुत अच्छे से समझाया है। इस वीडियो में उन तथ्यों की चर्चा करूंगा जो प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं रजिया का इतिहास। ये है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक तथ्य की, क्योंकि जब भी हम किसी का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि इसका जो मूल इतिहास है वो कहाँ पे मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे तबकात ए नासिरी की। वैसे मैं तबकात ए नासिरी की बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। तबकात ए नासिरी की रचना 13वीं शताब्दी में मिनहाज उस सिराज के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। तबकात ए नासिरी में रजिया सुल्तान के बारे में लिखा है, सुल्तान रजिया बुद्धिमान, उदारवादी, न्यायप्रिय और जनता का दुख दर्द समझने वाली महान शासिका थी। परंतु महिला होने के कारण पुरुषों की नजर में ये सभी गुण बेकार थे। यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए तबकात नासिरी में रजिया के बारे में क्या कहा गया है। रजिया सुल्तान बुद्धिमान, उदारवादी, न्यायप्रिय और जनता का दुख दर्द समझने वाली महान शासक, लेकिन इतने सब गुण होने के बावजूद केवल महिला होने के कारण वो पुरुषों की नजर में बेकार थी। सिर्फ महिला होने के कारण। उनके गुण क्या थे वो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन महिला होने के कारण सारे गुण बेकार, ये यहाँ पे कहा गया है। अब बात करते हैं तारीख ए फरिश्ता। ये भी एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तारीख ए फरिश्ता ग्रंथ की रचना मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी और इसमें रजिया के बारे में लिखा है, जब भी रानी घोड़े पर सवार होती थी तो अमीर ए अखूर मलिक जमालुद्दीन याकूत हमेशा अपने हाथों से सहारा देता था। रानी और मलिक याकूत की घनिष्ठता से उनके प्रेम संबंधों का पता चलता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए तारीख ए फरिश्ता ग्रंथ में रजिया के बारे में लिखा हुआ है कि जब भी रानी घोड़े पर सवार होती थी तो अमीर ए अखूर, देखिए अमीर ए अखूर एक पद का नाम था और ये अस्तबल का अधिकारी होता था। अस्तबल यानी जहाँ घोड़े रहते थे वहां का, और उसका नाम था मलिक जमालुद्दीन याकूत। तो मलिक जमालुद्दीन याकूत क्या करता था कि जब भी रजिया घोड़े पे चढ़ती थी, सवार होती थी, तो उसे हाथ से सहारा देता था। उसी सहारे को वहां के जो विरोधी थे रजिया के तुर्क अमीर, उन्होंने प्रेम संबंध लिखा हुआ है। ठीक इसी को कॉपी किया है फरिश्ता ने अपने ग्रंथ में और वही इतिहासकारों ने बार बार उछाला हुआ है, लेकिन वास्तविक तौर से रजिया की कोई कहानी नहीं थी। क्योंकि रजिया के शासन काल में किस ग्रंथ की रचना हुई? तबकात नासिरी। तबकात नासिरी के जो रचनाकार थे जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज, उन्होंने रजिया के शासन काल को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने अपने तबकात नासिरी में किसी भी प्रेम कहानी का कोई वर्णन नहीं किया है, लेकिन तारीख फरिश्ता जिसकी बहुत बाद में रचना हुई, इसमें एक प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं, निश्चित नहीं है, और इस ग्रंथ को ही ज्यादातर इतिहासकारों ने फॉलो किया है और इसीलिए रजिया की एक प्रेम कहानी खड़ी कर दी है, परंतु वास्तविक तौर पे कोई प्रेम कहानी नहीं थी। ये सब गलत है। रजिया सुल्तान का एक सीरियल भी आया था और उसमें भी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। देखिए सीरियल एक कहानी होती है, कहानी और इतिहास में बहुत फर्क होता है, लेकिन आजकल के लोग कहानी और इतिहास को एक ही समझते हैं। सीरियल में जो दिखाया है वही इतिहास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। छोटी सी कहानी सीरियल वाले महीनों गुजार देते हैं उसमें, तो इतनी बड़ी कहानी कैसे बना देते हैं? भाई वो कहानी है, उसे कितना भी लंबा खींच सकते हो तुम, लेकिन इतिहास लंबा नहीं खींच सकते, जो है वही लिख पाओगे। तो ये तो थे रजिया के ऐतिहासिक तथ्य। अब बात करते हैं रजिया के बारे में। सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश की वैसे तो बहुत बेगमें थी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो प्रमुख थी उनकी चर्चा की है, यानी कि 2 बेगमों की चर्चा की है। शाह तुर्कान, शाह तुर्कान के 2 बेटे थे, एक का नाम था नासिरुद्दीन महमूद और दूसरे का था रुकनुद्दीन फिरोज। नासिरुद्दीन महमूद की 1229 में मृत्यु हो गई थी।
इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं और उसी में मैंने पढ़ाया था रजिया का प्रारंभिक इतिहास। तुर्कान खातून, देखिए तुर्कान खातून को कुतुब बेगम के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इनका नाम कुतुब बेगम लिखा हुआ है। तो इनकी बेटी रजिया और एक बेटा था मुइजुद्दीन बहराम शाह है। हालांकि एक बेटे का और उल्लेख किया है, कुतुब नाम था, लेकिन उसे शाह तुर्कान ने अंधा करके मरवा दिया था। तो यहाँ पर मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं जो बहुत ज्यादा प्रमुख थे, क्योंकि रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली के शासक बने थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मुइजुद्दीन बहराम शाह का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, रजिया को पढ़ा रहा हूँ मैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मैं आप पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो उम्मीद है अभी ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान के इतिहास पर। रजिया का प्रारंभिक इतिहास, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक इतिहास की। रजिया का जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था। बदायूं उत्तर प्रदेश में है। रजिया का वास्तविक नाम जलोलात उद्दीन रजिया था, परंतु कुछ इतिहासकारों ने रजिया उद्दीन, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्ताना भी लिखा है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जन्म कब हुआ था, 1205 में हुआ था बदायूं में। और जो वास्तविक जो नाम है या फिर कहें कि पूरा नाम रजिया का क्या था, जलोलात उद्दीन रजिया। कुछ इतिहासकारों ने इस तरह का भी लिखा हुआ है, रजिया उद्दीन भी लिखा हुआ है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा हुआ है रजिया सुल्तान, कुछ ने लिखा है रजिया सुल्ताना। देखिए जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो सुल्ताना ही लिखना होगा, तो इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने सुल्ताना भी लिखा हुआ है। रजिया के पिता का नाम शम्स उद्दीन इल्तुतमिश था। रजिया की माता का नाम तुर्कान खातून था, जिन्हें कुतुब बेगम के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रारंभिक जानकारी है रजिया के बारे में। रजिया सुल्तान का इतिहास। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान के इतिहास पर। 1236 में शाह तुर्कान के अत्याचारों से परेशान होकर रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से अपील की। हालांकि ये स्टोरी मैं अपने रुकनुद्दीन फिरोज शाह वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। दिल्ली की जनता ने शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बनाकर रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया था। 10 नवंबर 1236 को रजिया का राज्य अभिषेक हुआ था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। रजिया को भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका भी माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा हुआ है, रजिया भारत की पहली महिला शासिका थी। अगर सिर्फ इतना ही लिखोगे तो ये गलत है, क्योंकि रजिया से पहले बहुत सारी महिलाएं भारत में शासिका रह चुकी थीं, जिनमें से प्रभावती गुप्त का नाम बहुत बार आया है। मैंने उनके बारे में पढ़ाया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो रजिया भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, न कि सिर्फ महिला शासिका। दिल्ली की शासिका बनने के बाद रजिया ने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण कर सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उम्दत उल निस्वा ये रजिया की उपाधि थी। रजिया जब दिल्ली की शासिका बनी तो उन्होंने महिलाओं के वस्त्रों का त्याग करके पुरुषों की तरह वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन पुरुषों की तरह वस्त्र पहनना तुर्क अमीरों को ये पसंद नहीं था और उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया था। रजिया का दिल्ली की शासिका बनना तुर्क अमीरों और प्रधानमंत्री निजामुल जुनैदी को पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक संघ बनाया जिसमें बदायूं का इक्तादार मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सालारी, मुल्तान का इक्तादार कबीर खां अयाज और लाहौर का इक्तादार मलिक अलाउद्दीन जानी शामिल था। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। रजिया दिल्ली की शासिका बनी, लेकिन तुर्क अमीरों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो थोड़े इस्लाम के कट्टर समर्थक थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी महिला उनके ऊपर अधिकार जमाए। इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र रचने चालू कर दिए रजिया के खिलाफ और उन्हीं षड्यंत्रों के तहत उन्होंने एक संघ बनाया था। संघ का मतलब एक संगठन बनाया था, जिसमें से बदायूं का जो इक्तादार था उस समय, उसका नाम था इजाउद्दीन मोहम्मद सालारी, उसको शामिल किया। मुल्तान जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, मुल्तान का इक्तदार कबीर खां अयाज, उसको शामिल किया। इसके बाद लाहौर का इक्तदार मलिक अलाउद्दीन जानी, उसको शामिल किया। क्योंकि ये प्रमुख इक्ता थे उस समय के, तो इसीलिए इन सभी लोगों को शामिल किया था। इन सभी ने रजिया के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था।
रजिया ने विद्रोह का दमन किया, जिसमें लाहौर के एकतादार मलिक अलाउद्दीन जानी की मृत्यु हो गई थी। मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने षड्यंत्र रचना चालू कर दिया तो रजिया ने क्या किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। छोटा सा युद्ध हुआ और उस युद्ध में क्या हुआ था, मलिक अलाउद्दीन जानी जो लाहौर का इक्तदार था वो मारा गया था, और कबीर खां अयाज जो मुल्तान का इक्तदार था वो रजिया के सामने उसने माफी मांग ली थी, तो रजिया ने उसे माफ कर दिया था। रजिया ने सभी विद्रोहियों को पद से हटाकर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को पद पर नियुक्त किया था, जिसमें लाहौर का इक्तदार कबीर खां अयाज, बदायूं का इक्तदार मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन और भटिंडा का इक्तदार मलिक अल्तुनिया को बनाया था। मैं आपको बता दूं, जब कार्यवाही की विद्रोहियों पे, इसके बाद रजिया ने सोचा कि अगर ये पद पे बने रहे तो ये फिर से विद्रोह करेंगे, तो रजिया ने सभी को पद से हटा के अपने जो विश्वास पात्र लोग थे उनको पदों पर बिठाना शुरू कर दिया था, जिसमें लाहौर का इक्तदार कबीर खां अयाज को बनाया था। हालांकि कबीर खां अयाज ने माफी मांग ली थी, तो इसीलिए उसको लाहौर का इक्तदार बना दिया था। बदायूं का नया इक्तदार बनाया गया था मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को, और भटिंडा का इक्तदार मलिक अल्तुनिया को बनाया था। रजिया ने अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी अस्तबल का प्रमुख के पद पर नियुक्त किया, परंतु तुर्क सरदारों ने मलिक याकूत को रजिया का प्रेमी बताकर बदनाम करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, रजिया का सबसे खास व्यक्ति माना जाता था मलिक जमालुद्दीन याकूत को। मलिक जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने कौन सा पद दिया था, अमीर ए अखूर का। अमीर ए अखूर यानी कि अस्तबल का प्रमुख, जहां पर घोड़े रहते हैं वहां का प्रमुख, इस पद पे नियुक्त किया था। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, रजिया का सबसे खास व्यक्ति माना जाता था मलिक जमालुद्दीन याकूत को। इसीलिए रजिया ने क्या किया था कि उसे अमीर ए अखूर पद पे नियुक्त किया था। अमीर ए अखूर का मतलब है अस्तबल का प्रमुख। अस्तबल यानी जहां पे घोड़े रहते हैं वहां का प्रमुख। आपको मैंने शुरुआत में कहानी पढ़ाई थी, आपको अगर याद होगा, जब भी रानी घोड़े पर सवार होती थी तो अमीर ए अखूर मलिक जमालुद्दीन याकूत अपने हाथों से सहारा देता था। ये कहानी तारीख ए फरिश्ता ग्रंथ में लिखी हुई है। रजिया का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति होने के कारण तुर्क अमीरों ने ये गलत अफवाह फैलाई थी कि रजिया और मलिक याकूत के मध्य में प्रेम संबंध है। उसी को आधार मान के तारीख ए फरिश्ता ग्रंथ में मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। दिल्ली के तुर्क अमीरों ने लाहौर के इक्तदार कबीर खां अयाज और भटिंडा के इक्तदार मलिक अल्तुनिया के साथ मिलकर रजिया के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे यानी कि रजिया के विरोधी, वो बहुत ज्यादा चालाक। ये मलिक अल्तुनिया और कबीर खां अयाज दोनों रजिया के खास थे। फिर पता नहीं बाद में क्या हुआ कि रजिया के दोनों विरोधी हो गए और वो विरोध करने लगे थे रजिया का। इसी विद्रोह को दबाने के लिए रजिया ने भटिंडा की तरफ कूच किया सेना लेके। उसी समय क्या हुआ, जैसे ही रजिया दिल्ली से बाहर निकली तो जो तुर्क सरदार थे उन्होंने रजिया के सबसे जो विश्वास पात्र व्यक्ति मलिक जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी थी? क्योंकि उन्हें लगता था कि मलिक जमालुद्दीन याकूत रजिया का प्रेमी है, अगर इसकी हत्या हो जाएगी तो हो सकता है रजिया भयभीत होके अपना पद छोड़ के चली जाए, उन्हें ये लगता था। इसके बाद रजिया ने सबसे पहले क्या किया कि भटिंडा के जो इक्तदार थे जिनका नाम था मलिक अल्तुनिया, उन पे आक्रमण किया। छोटा सा युद्ध भी हुआ, लेकिन उस युद्ध में रजिया की पराजय हुई और मलिक अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना के भटिंडा की जेल में कैद कर दिया था। जब ये समाचार दिल्ली के तुर्क सरदारों को मिला तो उन्होंने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह ने अपने सभी विश्वास पात्र व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, लेकिन रजिया को बंदी बनाने वाले मलिक अल्तुनिया को कोई पद प्रदान नहीं किया गया, जिससे मलिक अल्तुनिया और बहराम शाह के मध्य रिश्ते बिगड़ गए और इसी का फायदा रजिया ने उठाया। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह ने क्या किया कि जो उसके विश्वास पात्र थे यानी कि जो तुर्क अमीर जो रजिया के विरोधी थे उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। सभी को पद दे दिए, केवल मलिक अल्तुनिया को कोई पद नहीं दिया। और मलिक अल्तुनिया की वजह से ही मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना था, क्योंकि मलिक अल्तुनिया अगर रजिया को कैद न करता
तो मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली का शासक नहीं बन पाता। जब उसे कोई पद नहीं मिला तो भाई रिश्ते बिगड़ गए दोनों के मध्य में, मलिक अल्तुनिया और बहराम शाह के मध्य में। और जब रिश्ते बिगड़ गए तो रजिया ने इसी का फायदा उठा लिया। रजिया ने क्या किया कि मलिक अल्तुनिया के साथ निकाह कर लिया और एक सेना बनाई जिसमें राजपूत, जाट और खोखर जाति के लोग शामिल थे। मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया ने क्या किया कि दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, परंतु मुइजुद्दीन बहराम शाह ने रजिया को बुरी तरह पराजित कर दिया। दरअसल यहाँ पे क्या हुआ था वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब मलिक अल्तुनिया और बहराम शाह के मध्य रिश्ते बिगड़ गए तो रजिया ने इसी का फायदा उठाया और मलिक अल्तुनिया से निकाह कर लिया था। निकाह करने के बाद फिर उसने एक सेना बनाई थी जिसमें राजपूत, जाट और खोखर जाति के लोगों को शामिल किया गया था। रजिया ने सेना बनाई और मलिक अल्तुनिया की सेना, दोनों सेनाओं ने मिलके दिल्ली पे आक्रमण किया, लेकिन मुइजुद्दीन बहराम शाह ने बुरी तरह इन्हें पराजित कर दिया था। अब बात करते हैं रजिया की मृत्यु पर। पराजित होने के बाद रजिया और मलिक अल्तुनिया वापस बठिंडा आ रहे थे, परंतु कैथल के पास डाकुओं ने 14 अक्टूबर 1240 को रजिया और मलिक अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी थी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, पराजित होने के बाद रजिया और मलिक अल्तुनिया वापस बठिंडा आ रहे थे। कैथल आधुनिक हरियाणा में है, तो कैथल के पास उन्होंने क्या किया कि रजिया ने और मलिक अल्तुनिया ने एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तो सेना जो उनके साथ थी वो थोड़ी आगे निकल गई थी। जब आराम कर रहे थे तो उसी समय डाकुओं ने, हालांकि डाकू थे या कोई और था ये भी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतिहासकारों ने डाकुओं लिखा है, तो डाकुओं ने 14 अक्टूबर 1240 को रजिया और मलिक अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी थी। ये 14 अक्टूबर लिखा हुआ है, ये सही नहीं है। कुछ इतिहासकारों ने 14 अक्टूबर लिखा है तो कुछ ने 25 दिसंबर भी लिखा हुआ है। इसीलिए निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 14 अक्टूबर या फिर 25 दिसंबर, इनमें से कौन सी सही है। रजिया की कब्र तुर्कमान गेट, चांदनी चौक, दिल्ली और कैथल दोनों जगह मौजूद है, परंतु वास्तविक कब्र कौन सी है इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि रजिया की कब्र के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उसे कैथल में ही दफनाया गया था, तो इसीलिए निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि रजिया की जो वास्तविक कब्र है वो कौन सी है। रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 के मध्य में था। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको केवल उतना ही याद रखना है जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस वीडियो में। और अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो आप कहीं से भी जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।